बात कर रहे थे, लेकिन आप ये देखिए कि 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवार हैं, 28 महिला उम्मीदवार हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो 57 पिछड़ी जाति से जो हैं वो है। सबसे ज्यादा युवाओं की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 50 से कम उम्र के 47 उम्मीदवार हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करती है तो उसमें पहले सर्वे होता है, उसके बाद जो राज्य समिति है, चुनाव समिति, वो विचार करती है, उसके बाद फिर अंत में केंद्रीय चुनाव समिति करती है। और अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का किसी भी स्टेट में जहां भाजपा जीती है और लगातार जीत रही है 2 बार से, तो वहां पे जो छोटे छोटे समीकरण है, छोटी छोटी जातियां जो हैं, जो 2 सीटों पे, 4 सीटों पे, 10 सीटों पे जो प्रभाव रखती हैं, उन सबको भी जोड़ती है, ताकि उनका अगर वोट बैंक, छोटे छोटे जो वोट बैंक है वो मिलके और बहुत बड़ा होता है। और इसलिए बड़ी जीत जो उत्तर प्रदेश में या बाकी राज्यों में दिखती है वो आपको दिखती है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे कैंडिडेट पे चर्चा होगी, जब चुनाव समिति की बैठक थी उसके पहले कोर कमेटी की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि उम्मीदवार यहाँ कोई नहीं है, हर सीट पे कमल ही उम्मीदवार होगा। यानी कि प्रधानमंत्री अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि कैंडिडेट को जिसको मैं दे रहा हूँ टिकट उसको जितवाओ। जो दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्विंग वोट होता था 10% का, जिसके कारण से पार्टियां मतलब जीतती थी और हारती थी, तो स्विंग वोट 10% के कारण जो 2014 के पहले तक जिन सीटों पे फैसला होता था, लगभग 200 सीटें होती थी, 180-200 सीटें ऐसी होती थी कि 5-10% वोट के अंतर से हार जीत हो जाती थी। तो उसमें बड़ा उलटफेर चुनाव में आता था। 2014-2019 में अगर हम जाते हैं तो जो 10% से कम अंतर से जीतने वाली सीटें हैं वो 90-95 रह गई हैं। यानी कि अधिकांश सीटें पहले से डिटरमाइंड हैं, लोग पहले से बना चुके होते हैं मन कि किसको हमको वोट देना है। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी बहुत और, क्योंकि देखिए केरल से एक मुस्लिम कैंडिडेट मलप्पुरम से जिनको दिया गया, मतलब एक वो नैरेटिव जो है उसे भी पंचर करने की कोशिश की गई है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम्स को वोट नहीं देती है। इस पर भी हम आएंगे, जिस पर हम कल चर्चा कर रहे थे। लेकिन आलोक शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो भोपाल सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस सीट से पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर दरअसल चुनावी ताल उन्होंने ठोकी थी और जबरदस्त मार्जिन से दिग्विजय सिंह को हराया था। आलोक जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, जिम्मेदारी आपको मिली है ये, लेकिन लक्ष्य भी बड़ा है। क्या देख रहे हैं, क्या चुनौती देख रहे हैं? हेलो जी आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो आलोक जी, आप भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इस बार हम ये चुनाव में अब की बार मोदी सरकार 400 पार ये संकल्प को लेकर मैदान में हम लोग उतरे हैं और मोदी की गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्ष में जो देश में विकास के काम किए हैं, जनता के दिल को जो जीतने का काम किया है, उस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या वो मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, आज हमको विचार करना पड़ेगा 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, प्रधानमंत्री जी जब देश की सत्ता उन्होंने संभाली तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि देश के हर गरीब के जीवन स्तर में सुधार आए, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, उसको पक्का मकान मिले, उसको पक्की छत मिले। आज करोड़ों गरीबों को पक्का मकान देकर उनकी सेवा करने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह उनकी पहली गारंटी है। दूसरा, जब हम गांव में जाते थे, कई शहर के अंदर गरीबों के मकान के अंदर चूल्हे जलते थे, जिसके कारण धुआं के कारण उनकी आंखें खराब हो जाती थी, दादी माँ की और बहनों की। आज उनको उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से इसको दूर करने का काम किया है। यह मोदी की दूसरी गारंटी है। किसान समृद्ध हो, उनको किसान अपना सम्मान निधि के माध्यम से उनको जोड़ने का काम
किया है। जनधन योजना के माध्यम से कांग्रेस की लंबे समय तक देश में सरकार रही, किसी ने गरीबों की ओर तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रदेश के साथ भी प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के बैंक में आप तो लगता है कि यहीं से अपनी जो जनता है उसको आप संबोधित करने लगे। लेकिन ये बताइए कि क्या कुछ थोड़ा सा नर्वसनेस है, क्योंकि इस सीट पर पहले आपसे पहले साध्वी प्रज्ञा थी, जबरदस्त मार्जिन से उन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया था। क्या आपको लग रहा है कि ये भी एक चुनौती रहने वाली है? कोई आपको प्रेशर फील हो रहा है? आपकी आवाज कट रहा है पूरा। मैंने कहा आपसे पहले साध्वी प्रज्ञा ने यहां से चुनावी ताल ठोकी थी और जबरदस्त मार्जिन से। क्या मेरी आवाज आ रही है आलोक जी आप तक? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं आप? नहीं आवाज आ रही है दीदी, आपकी आवाज कट रही थी, बीच में आवाज नहीं आ पा रहा था। साध्वी प्रज्ञा आपसे पहले यहां से आवाज नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको अब दोबारा से आपसे संपर्क साधूंगी, लेकिन जरा एक बार यहां पर संजय मिश्रा जी का मैं रुख करना चाहूंगी कि संजय मिश्रा जी, क्या आप यहां पर देख रहे हैं कि एक तरफ तो यहां पर देखिए परीक्षा में पूरी तरह से एकदम वो उतर चुके हैं, लेकिन यहां आप लोग अभी भी, अब आज जरूर वो बिहार में पटना में वहां पर गांधी मैदान में जरूर नजर आई, लेकिन नहीं लगता है कि बहुत देर हो गई? नहीं, ये सारी विपक्ष जो है वो जमीन पे है, जनता के बीच है। अब कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है तो उसमें क्या करें? उसमें ना तो मेरी गलती, ना इंडिया गठबंधन की गलती, ना राहुल की गलती, ना तेजस्वी की गलती तो किसी की है नहीं। अब रही बात ये कि कौन क्या देखना चाहता है और कौन क्या दिखाना चाहता है, ये दिखाने वाले पे डिपेंड करता है और देखने वाले पे डिपेंड करता है। मैं अपने बड़े भाई राकेश जी का थोड़ा जवाब देना चाहता हूँ। हिमानी जी, उन्होंने कहा और बड़ी अच्छी बात है कि बीजेपी तैयारी कर रही है और इंडिया का भी पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है साहब, मैं तो तारीफ करता हूँ बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कि आप 5 साल सत्ता में बैठकर चुनावी तो लड़ते हैं और सिर्फ चुनाव की ही तो गणित बनाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कानपुर में लड़कियों को पेड़ से लटका हुआ पाया जाता है, बीजेपी चुप रहती है। चुनाव की तैयारी का नतीजा है कि हरिद्वार से प्रजापति समाज के लोग आते हैं, आप दिल्ली के बॉर्डर पर मार करके आपकी पुलिस सर फोड़ देती है, हाथ पैर तोड़ देती है, उन्हें दिल्ली नहीं जाने देती है। चुनाव की तैयारी करने का नतीजा है। मैं ये कहता हूँ तैयारी का नतीजा है कि किसानों को बॉर्डर पर बैठा करके आप उनकी मौत के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन आप उससे मिलते नहीं है। चुनाव की तैयारी का नतीजा है। आप चुनाव की तैयारी करते रहिए, आपको मुबारक। मैं कहता हूँ विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना चाहता है और जिस मुद्दे को लेकर लड़ता है उसको लड़ते रहना चाहिए, चाहे उसे एक भी सीट हासिल ना हो। सीट हासिल करना भारत के लिए लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हम जनता के साथ कितना है, जनता के मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं। दिल्ली में कुछ आपको लग रहा है? सुनिए ना, देखिए सबने बोला, मैंने किसी के बीच सुन रहा था। मैं इसमें जितने सवाल आए, जितनी बातें हैं, मैं सबकी बात अपना रख देता हूं, फिर इन लोगों को पूरा मंच दे दीजिएगा। मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। देखिए 2 मुद्दे हैं आज, इंडिया और एनडीए। इंडिया गठबंधन के पास काम गिनाने के लिए है, जो इन्होंने पूर्वत सरकार में रहते हुए या इंडिया गठबंधन के जो लोग किसी राज्य में सरकार में हैं, वो अपना काम गिना रहे हैं। बीजेपी क्या गिना रही है? ये भी अपना काम गिना रहे हैं। ये गिनाएंगे 3 तलाक, 370, राम मंदिर, राम यात्रा, इसके ऊपर सहारे हैं, इसको वोट दे दो। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया ये कह रहा है, जैसे एक गठबंधन की हम बात कर लें, अब दिल्ली की सरकार है, वो कहेगा कि भाई मैंने महिलाओं के लिए बस फ्री किया, 20,000 लीटर हमने पानी फ्री किया, हमने शिक्षा को ठीक किया, हमने स्वास्थ्य को ठीक किया, हमने व्यवसाय सृजन करने का काम किया। एक एनडीए का पार्ट है, वो अपना काम गिनाएंगे। हमने महिला सुरक्षा किया, महिलाओं के बस फ्री किया, उसमें सुरक्षा दिया किया। हमने सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया, पैनिक बटन लगवाए, हमने उसमें मार्शल अपॉइंट करवाए। लेकिन आपने क्या किया? मार्शलों को हटा दिया। आपने हर काम में अड़ंगे लगाए, आपने कोई काम नहीं करने दिया। मोहल्ला क्लिनिक जैसे को भी आपने चलने नहीं दिया। आपने फरिश्ते योजना जैसे को भी आपने रोका, क्योंकि आपके आयुष्मान बार आप भी तो यही कहते हैं काम नहीं करने देते हैं, काम नहीं करने देते हैं, हम तो ये करना चाह रहे थे, हम तो वो करना चाह रहे थे। ये सामने है, ये बोल रहे राकेश जी, बोल रहे कि हाँ ये करने दे रहे हैं। फरिश्ते योजना और आयुष्मान भारत,
दोनों में देखिए आयुष्मान भारत में घोटाला ही घोटाला खुल गया। अब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, सत्ता आपकी, सरकार आपकी, ठीक है, सब पे जवाब कब्जा ले लेती हूँ, आपका। जवाब ले लेती अब हूँ, आप बाकी जांच मेहमानों ना का भी रुख कराएं, करूंगी। सरकार जवाब ले लेती बदलेगी, हूँ। जांच होगा, सब कुछ दूध का धूरा। जवाब पानी ले का लेती पानी हूँ। होगा। अब दिल्ली पे मैं सवाल कर रही थी तो आप चलिए पहले एक बार नहीं, आप कर लीजिए। एक बार राकेश त्रिपाठी जी जवाब देना चाह रहे थे। त्रिपाठी जी देखिए, एक बात कही कि हम जनता का साथ देते रहेंगे चाहे हमें सीट मिले या ना मिले। अरे सीट मिलती कैसे है? सीट तो जनता के साथ से ही मिलती है ना। जनता का आशीर्वाद मिलता है वोटों के रूप में, तभी तो सीट मिलती है। और सीट तो भाजपा को मिल रही है। इसका मतलब कि जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह भाजपा के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है। जनता के जीवन में आज उजाला लेकर आने का काम किया है, उनके जीवन में जो परिवर्तन करने का काम किया है, उसके कारण से जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रही है। वरना किस प्रकार से आम आदमी पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई, एक एक करके नेता लगातार जेल तू चल मैं आता हूं टाइप की स्थिति हो गई है। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी तीसरे टर्म की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी आप विपक्ष का ही भ्रष्टाचार गिनवा रहे हैं। अपना गिनवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, वो ये कह रहे हैं। नहीं, मैंने तो पहले ही से सबसे पहले शुरुआत ही की थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 80 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम किया, जो पहले क्यों ये हालात क्यों पैदा किया राकेश जी आपने? नहीं, आपको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए राकेश जी कि आपने 81 करोड़ लोगों के घर में राशन पहुंचाने का 4 करोड़ लोगों के आपने वो कौन सा नया भारत बना दिया? इस पे आपने 5 किलो राशन पे लोगों को आश्रित कर दिया। सर आप इसका जवाब दीजिए, आपने कौन सा नया भारत बनाया? नहीं, ये राशन तो डकार जाया करते थे पहले, राशन माफिया, ये राशन माफिया डकार जाया करते थे, वो घर तक पहुंचाने का आपने देश के शिक्षा प्रणाली को बर्बाद किया, माफिया, खाद्यान्न माफिया नहीं है, कोई खाद्यान्न घोटाला देश में नहीं हो रहा है। आज घर तक पहुंचा रहे सीधे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, किसी के घर का चूल्हा ठंडा ना रहने पाए। 2024 में दिया है ना, मैं जानता हूँ, घोषित कर दीजिए, मन बना लिया है। इंडिया अलायंस घोषित कर दे कि अगर वो सत्ता में आएगी तो वो लोगों का राशन बंद कर देगी। इंडिया अलायंस घोषित कर दे। मैं तो रिपब्लिक भारत के इस पैनल के सामने आज आपके दर्शकों के सामने कह रहा हूं, इंडिया अलायंस घोषित करे कि वो सत्ता में आएगी तो वो मुफ्त राशन की योजना को बंद कर देगी। ये घोषित कर दे। नहीं, आप ये सवाल नहीं है। आपने 10 साल के अंदर देश को कहां पहुंचा दिया कि 81 करोड़ लोग, 140 क्या होता है राकेश जी? लोग, राकेश जी मुफ्त क्या होता है? एक सेकेंड राकेश जी, ये मुफ्त क्या होता है? जब आप मुफ्त करते हैं ना, ऐसा लगता है कि गाली दे रहे हैं आप, सामने वाले को भीख दे रहे हैं आप, उसके मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। क्या होता है मुफ्त? टैक्स नहीं देता है। गरीब भी हो तो भी माचिस की तीली भी खरीद रहा है तो उसमें भी वो टैक्स दे रहा है। और फिर अगर आप वैसे अगर बात करें मिडिल क्लास की बात करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स न जाने कितना, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रही हूं, लेकिन जब मुफ्त की बात आती है तो ये सारे सवाल भी आते हैं। नहीं, हिमानी इस बात में अंतर है। हिमानी इस बात में अंतर है। देखिए, किसी के बेसिक की जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनको अगर उनको निःशुल्क पहुंचाया जा रहा है, मुफ्त पहुंचाया जा रहा है, तो इसको उपलब्धि के रूप में बताना गुनाह नहीं है। नहीं, शिक्षा नहीं है मूलभूत। तो आराम पर अगर किसी प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है या किसी प्रकार की छूट दी जा रही है या मुफ्त दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है और उसको लेकर के आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई है। आपके हिसाब से शिक्षा मूलभूत है या नहीं है? अगर स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये बेसिक आवश्यकता है। तो आपने किया क्या शिक्षा के ऊपर काम? यही तो सवाल है। बिजली का बिल माफ कर दिया जाना, ये ठीक नहीं है। नहीं, आपने बेसिक पे काम नहीं किया। ठीक है, नहीं तो संजय जी, जब आप उनको मुफ्त पर घेर रहे, सुनिए ना, तो मुफ्त की राजनीति तो आप ही तो फ्रीबीज तो आप भी करते हैं ना, या